हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के सामने क्लास 6 का SCERT बिहार सरकार बुक का है। ये अतीत से वर्तमान यानी कि ये हिस्ट्री बुक है और ये हर एक एग्ज़ाम में बिहार के जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे सचिवालय के एग्ज़ाम हो, बिहार का शिक्षक भर्ती हो और आपका BPSC हो, इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं बिहार सरकार बुक में सभी बुक का आपको बुक वाइज शॉर्ट नोट्स में मतलब किताब से निकाल के पूरा निचोड़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हमारा क्लास 6 का पहला वीडियो है और आप देखेंगे आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें देखिए आपका अतीत से वर्तमान में देखिए पहले अध्याय में कोई एग्ज़ाम पॉइंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया है। तो अध्याय 2 में देखिए आपको इसमें लिखा हुआ है आपका क्या, कब और कैसे। तो देखिए इतिहास को तीन भाग हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक हो गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में देखेंगे हम लोग कि मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से प्राप्त होती है। पहले आप देखिए पुस्तक से मिलती है, जैसे हाथों से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियों प्रायः तालपत्रों और भोजपत्र में लिखी मिलती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले जो हम लोग पुस्तक लिखते थे, कुछ लिखते थे तो ताड़पत्रों पर लिखते थे, इसलिए इसको पांडुलिपि कहते थे, है ना। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। फिर आगे देखिए दोस्तों, डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हार, है ना, कुम्हार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैल के टुकड़े मिले, है ना। सोने के बैल का क्या मिला, टुकड़ा। फिर देखिए दोस्तों, सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहते हैं। कहने मतलब कि पहले ज़माने में जो सिक्के होते थे उस सिक्के से पता चलता था ये सिक्का किस राजा ने बनाया है। और ये भी को देखना है, मतलब मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन क्या बोलते हैं, मुद्रा शास्त्र। फिर देखिए रेडियो कार्बन विधि, है ना। फिर कार्बन 14 इसमें है, इससे पता लगाकर उस जीव की आयु निर्धारित करते हैं। फिर तिथियों मतलब क्या, पहले हमारे देश में तिथि की गणना विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर होती थी, पर अब मुख्यतः ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है ना। जन्म को 0 वर्ष माना जाता है। जैसे अभी जो हम लोग चल रहा है 2025 ईस्वी, जो कि 0 माना गया है ईसा मसीह के जन्म को। फिर देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी और कहाँ, पटना में जानते हैं। गोपालगंज, है ना, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ, पालीगंज, भरतपुरा। और अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित है ना। आप खुदाबख्श लाइब्रेरी में देख सकते हैं, बहुत सारे पांडुलिपि हैं। फिर देखिए इसका भौगोलिक पृष्ठभूमि क्या रहा। ये आपका इसमें पढ़ना आपको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित है। फिर दूसरा देखिए उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। यह देश का क्या सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। फिर तीसरा देखिए दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा ताप्ती बहती है। फिर देखिए आगे विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का अलग करती है ना। बात किया जाए कि भारत को कौन सा पर्वत 2 भाग बांटता है, उत्तर दक्षिण भाग बांटता है, तो वो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी बांटता है। फिर चौथा देखिए सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश है। अगला पॉइंट देखिए यहाँ दोस्तों, दर्रा जानते हैं हम लोग, 2 पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है ना। पहाड़ियों के बीच संकेत रास्ते बोलते हैं दर्रा। खैबर जैसे दर्रा है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा पर है, जो अफगानिस्तान के, है ना, कब्रिस्तान मैदान के बीच से हिंदुकुश सफ़ेद को पर्वत श्रृंखला में बोलन की पहाड़ी है। पाकिस्तान के में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा जो क्वेटा को जैकोबाद से जोड़ता है। कहने मतलब कि 2 पहाड़ से बीच में जो रास्ता निकलता है वो दर्रा होता है और एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। फिर देखिए विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल का लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति का विस्तार किया। फिर देखिए महापाषाणी संस्कृति मृतकों को दफनाकर उसके चारों बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिया जाता है ना।
महापाषाण काल में क्या होता था कि कब्रिस्तान में यानी दफनाया जाता था, ज़्यादातर पत्थर गाड़ दिया जाते थे। फिर देखिए कोल्डीवा चौपानु मांडी ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल उपजाने का आपको प्रमाण मिला। कोल्डीवा कहाँ है? MP में आपको। फिर देखिए लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से होने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस कहा। मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य था, है ना। पूछा जाए कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन रहा? मगध साम्राज्य, जो आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अध्याय 3 से देखिए क्या लिया गया, जैसे मध्य प्रदेश में, है ना, क्या है? भीमबेटका, बुढ़नी और पंचमढ़ी। सिकाई लोग गुफा के अंदर दीवार पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। बेरंगीन पत्थरों को घिस कर रंग तैयार किया करते थे और बांस के ब्रश से चट्टानों पर चित्र बनाते थे। इन लोगों के बनाए गए चित्र भीमबेटका के गुफाओं में पाया गया है, जो कि वो भीमबेटका कहाँ? MP में है। आगे देखिए दोस्तों, पैसरा कहाँ पूछता है एग्जाम में कि पैसरा आपको है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिलते हैं। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानवों की तरह औजार मिले हैं। फिर एक पैसरा संभवतः आवास निर्माण स्थल है। पैसरा पूछे क्या है, तो एक आवास निर्माण स्थल है। पाषाण काल जानते हैं, पाषाण क्या होता है? पत्थर होता है अर्थ। इसको 3 भाग बांटा गया पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो हम लोग जानते हैं पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य, है ना, करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? चित्र बनाते थे और नाचते थे, यानी डांस करते थे। इतिहास के पिता हम लोग जानते हैं हेरोडोटस कहते हैं। फिर देखिए भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। फिर देखिए विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख बोगोज कोई अभिलेख है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान, है ना, बिहार के मुंगेर पैसरा में मिला। पैसरा आपको एक जगह मुंगेर में, वहाँ क्या मिला आपको? भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक मानव के निशान मिले। अध्याय 4 देखिए, खेती की शुरुआत ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है। खेती की शुरुआत कहाँ से हुई है? ईरान और इराक देश की पहाड़ियों की तलछट से हुई है। पहले वहीं के रहने वाले लोगों ने खेती शुरू किया था। अगले देखिए पॉइंट, यहाँ देखिए क्या क्या है। यहाँ पर प्राप्त वस्तु है, फिर पूरा स्थल है और वर्तमान में कहाँ है। तो देखिए गेहूँ, जौ, भेड़, जो बकरी है वो कहाँ से मिला आपको? मेहरगढ़ से मिला, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। फिर देखिए आपको कोल्डीवा जो है UP आपका यहाँ पे है ना। चावल जानवर की हड्डी मिले हैं, चावल जानवर और खुर के निशान मिले मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान में है। फिर गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी बुरजोहम से मिले हैं, जो कश्मीर में है। गेहूँ, चना, जौ चिरान में मिला है, जो कि बिहार में है। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, है ना, पैचमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिले हैं। इससे आगे देख सकते हैं दोस्तों, पाकिस्तान स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से पहले गेहूँ, जौ उगाने और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पूर्वविदों को 7 स्तर प्राप्त की हुए हैं। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का और प्रत्येक स्तर की कृषि उत्पादन और पशु भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य है। फिर देखिए आगे चिरांद कहाँ है? बिहार के छपरा जिला में है ना। बिहार का स्थायी सभ्य जीवन में पहली नवपाषाण संस्कृति है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं। यहाँ से पत्थर के औजार अलावे बड़ी संख्या में हड्डियों और सीन से बने औजार मिले हैं। यहाँ के घर गोल होते थे, है ना। चिरांद में जो घर कैसे गोल होते थे। घरों के चूल्हे एक समूह मिले हैं। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है, जो काले, नीले, लाल, धूसर रंग के हैं। यहाँ गेहूँ, धान, मसूर के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। कहाँ? बिहार के चिरांद में, छपरा जिला में मिले हैं। देखिए सबसे पहले आदमी ने कुत्ता को क्या बनाया? पालतू बनाया। सबसे पहला पालतू जानवर कौन है? कुत्ता। फिर देखिए आपको आगे इसमें हो गया, इधर दूसरे साइड में देखते हैं। ये पे अध्याय 5 में देखिए क्या पढ़ना आपको? प्रारंभिक शहर और प्रथम नगरीकरण। देखिए दोस्तों, पहला लिखा पॉइंट, नवपाषाण काल के बाद धातु युग क्या हो गया? शुरू हो गया। फिर देखिए धातु युग में निम्न नगरों का विकास हुआ। कोटदीजी अमृत सिंध में है। सरायखेला और जलीलपुर उत्तरी पंजाब में है। कालीबंगा जानते हैं हम लोग, राजस्थान में है। या जोता हुआ खेत मिला है कालीबंगा में। फिर पहला धातु तांबा था, जो नदी के तलहटी से प्राप्त हुआ, है ना।
क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा धातु मानव ने प्रयोग में लाया था, तो तांबा को, और तांबा टीन को मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में देखिए हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ सिंधु नदी किनारे। इराक में क्या हुआ, मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई। चीन में है ना सांग सभ्यता कांगो नदी किनारे। और नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्यावेश में प्रवेश किया। अब देखिए आगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज। लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुरास्थल खंडहर का पता चला था। हड़प्पा ने खोज पहले हुई है ना 1921 में हुआ था, दयाराम साहनी ने खोज किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज। फिर हड़प्पा अधिकांश 2 हिस्सों में विभाजित था। पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु सुखी संपन्न दुर्ग था, ऊंची जगहों पर बसा था। और पूर्वी हिस्सा क्या था, बड़ा परंतु निचले और साधारण लोग थे। पूर्वी में लोग साधारण रहते थे। देखिए अगर एक टेबल है, हड़प्पा नगर की स्थिति क्या है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थल कौन सी जगह पे है, कौन से नदी किनारे है, बहुत इंपॉर्टेंट खोज करता है क्या है। हड़प्पा देख सकते हैं आप लोग, इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। कौन सी नदी किनारे है, रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो पूछता है, राका दास बनर्जी ने खोज किया था 1922 में सिंधु नदी किनारे। फिर कालीबंगा पूछा जाता है कि किसने खोज किया, ब्रजवासी लाल ने 1961 में घग्गर नदी किनारे। लोथल स्थल जो था सिंधु घाटी का, वो क्या था, रंगनाथ राव ने किया था खोज 1954 में भोगो नदी किनारे है। धौलावीरा खोज RS बिष्ट ने किया 1989-90 में लुई नदी किनारे। चंद हुजूर देख सकते हैं, गोपाल मजुमदार ने खोज किया था 1931 में सिंधु नदी किनारे। और रंगपुर की खोज माधव स्वरूप बत्स 1931-53 में मादर नदी किनारे। आगे देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है ना। मोहनजोदड़ो क्या मिला है, एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है ना। एक स्नानागार था जो वहाँ पर सार्वजनिक उत्सव में लोग नहाते थे। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तालाब का फर्श तराई गई ईंटों से बना था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल का परत चढ़ाई गई थी है ना। तालाब क्या था, तालाब के नीचे चारकोल की परत चढ़ाई गई थी क्योंकि लीकेज ना हो। तालाब के पास एक कुआं मिला है। स्नानागार का पानी इसी कुएं से निकाले गए पानी से भरा जाता था है ना। कुआं से पानी तालाब में डालते थे। स्नानागार में पानी निकालने की व्यवस्था थी। स्नानागार स्विमिंग पूल टाइप का था। आगे देखिए दोस्तों, स्नानागार के चारों ओर कमरे बने थे। विशिष्ट अवसर पर स्नान होते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचना मिली है। फिर देखिए इन संरचनाओं को अन्यगार या कुठार रूप से पहचान शुरू हुई। पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो भवन था सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, वो अन्नगार था, वहाँ पे अनाज रखा जाता था। कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। नगरीकरण की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के समय से हुई थी है ना। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे शहर बसे हुए थे। हड़प्पा के बारे में कुछ पढ़ना है दोस्तों, पॉइंट देखिए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन है ना, कांसा यूज करते थे तांबा टीन मिला के। फिर हड़प्पा मातृ सत्तात्मक थी है ना, इसमें महिलाओं को दिया गया प्राथमिकता है ना, माता को। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। आप जानते होंगे स्वास्तिक का चिन्ह कैसे बनता था, इस तरह से आप देखिए, इस तरह से बनता था स्वास्तिक का चिन्ह। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो देख सकते हैं, हड़प्पा निवासी का रुचि शतरंज खेल में था। हड़प्पा के लोग लोहा से क्या से अनजान थे, लोहा का खोज नहीं हुआ था। लोहा खोज जानते, खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ। फिर देखिए हड़प्पा के मिट्टी बर्तन में प्रयुक्त रंग लाल थी है ना। हड़प्पा जो मिट्टी जो पेंट होता था लाल रंग का। और हड़प्पा से होता है व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से था। और हड़प्पा वासी वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, जो प्राकृतिक पूजक थे। हड़प्पा के लोग इसलिए ताबीज पहनते थे, संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना का विश्वास करते थे। हड़प्पा के लोग मृतकों को दफनाते और जलाते थे है ना। वो दफन भी करते थे और जला भी देते थे, और या फिर जानवरों को खिलाते भी थे है ना। 3 तरह से वो करते थे क्रियाक्रम। हड़प्पा की सड़कें बात करें तो उस टाइम में क्या थे, हड़प्पा नगर जो थे 1 या 2 मंजिले, कुछ 3 मंजिले थे। प्रत्येक घर में एक आंगन था। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः सड़कों बजाय गली में खुलते थे है ना।
कहा जाता है कि जो भी मकान के दरवाजे और खिड़की होते थे सड़क के पीछे कूदते थे, लेकिन एकमात्र लोथल एक ऐसा जगह है जहाँ पे सड़क के है ना सड़क के सामने ही मुख्य दरवाज़ा मेन गेट खोला गया सड़क रोड पर। और आगे देखिए, नगरों में सुव्यवस्थित सड़कों और नालियों बनी होती थी। इसके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियों का उचित प्रबंध था। गलियों और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट देते है ना, इस तरह से समकोण पर काट देते है ना, 90 डिग्री पर काटते थे, रास्ता बनाते थे, चौकोर होता था। फिर देखिए, हड़प्पा समय कच्चे माल निम्न जगह से प्राप्त होते थे। कहाँ से क्या मिलता था? तो तांबा कहाँ से मिलता? राजस्थान खेतड़ से मिलता था। सोना कर्नाटक कोलार अभी मिलता है। चांदी अफगानिस्तान ईरान से मिलता था। फिर बर्दुमनी है ना, अफगानिस्तान बदख्शा फिरोजा से आपको मध्य एशिया फिरोजा से मिलता था। समुद्री उत्पाद गुजरात से। लकड़ी का सामान जम्मू से। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेहुला क्या है? सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था। आगे दोस्तों दूसरी साइड में यहाँ पे देखिए, हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्ति का भारी संख्या में मिला है। हड़प्पा के लोग धरती की उर्वरता की देवी मानते हैं ना, धरती को क्या मानते हैं? उर्वरता की देवी मानते हैं। मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। एक मोहर पर पुरुष देवता का चित्र भी मिला है। इसका संबंध पशुपति महादेव से स्थापित होता है ना, पुरुष देवता का मिला चित्र। फिर देखिए, एक सिंह वाला गेंडा कोवड़ वाला सांड का विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता से किसी भी मंदिर का साँच नहीं मिला। पहले ज़माने में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का मतलब मंदिर मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग न मंदिर जाते थे न मस्जिद जाते थे, सब अपने आप ही प्रकृति की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता में। फिर देखिए दोस्तों, धौलावीरा आपको गुजरात में पड़ता है। यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? हड़प्पा स्थल है ना। पूछा जाए पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, तो आपको मोहनजोदाड़ो। फिर देखिए, धौलावीरा गुजरात से पश्चिम के कोने में बसा हुआ है ना, गुजरात में कच्छ के रण में पड़ता है आपको। फिर धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। एक आपको गढ़ी नगर, मध्य नगर है ना, फिर निचला नगर, ये सब देख सकते हैं आप। फिर देखिए, राजकीय सामाजिक धार्मिक है ना उत्सवों के लिए खूब चौड़ा खुला मैदान होता था यहाँ पे। अब देखिए, लोथल बात करें तो लोथल जानते हैं कहाँ आप कहाँ? भगवा नदी किनारे गुजरात में पड़ता है। ये बहुत बड़ा बंदरगाह था, विदेशों से व्यापार होता था इस बंदरगाह से। लोथल खंबात खाई से निकट अहमदाबाद 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक हड़प्पा नगर है था। शहर की किलेबंदी की गई थी। किले के भीतर सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के भवन थे। फारस की खाड़ी की मोहरें यहाँ पाई गई है लोथल में। लोथल से जलीय मार्ग से व्यापार होता था, बिजनेस होता था। फिर लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। पतन के कई सारे कार्य इतिहासकार ने दिए हैं। आगे देखिए, अध्याय 6 में दोस्तों, जीवन के विभिन्न आयाम क्या है? सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पतन के बाद वैदिक युग शुरुआत हो गया है ना। आपको वैदिक युग आ गया, इसी में वेदों की रचना हुई थी आपको इसमें वैदिक युग में। तो वैदिक युग को 2 भाग में बांटते हैं। पहला आपको देख सकते हैं ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। फिर देखिए, पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है, जबकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या मिलता है? शेष 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है ना। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, वैदिक साहित्य देखा जाए तो वेद टोटल 4 है, आपको जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण 9 है, वेदांग 6 है, आरण्यक 6 है। फिर आगे देखिए दोस्तों, प्रारंभिक उपनिषद कितना है? 13। कुल उपनिषद है 108। वेदों को श्रुति हुआ भी कहते हैं ना। वेद पहले क्या थे? लोग बोल के और सुन के याद कर देते हैं ना, जैसे कोई बोल रहा दूसरा कोई सुन रहा है उसको याद कर देते हैं। अब फिर एक आदमी दूसरे आदमी को सुनाता था, तो वो जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को पहुँचाया करते थे वेद को। उस टाइम लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर वेद की भाषा को प्राक या वैदिक संस्कृत भी कहते हैं। वेदों की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते हैं ना। वेदों की रचना जो किया उस किस लोग क्या अपने आप कहते हैं? आर्य कहते हैं।
आर्यों के विरोधी दास एवं दस्तायु के बारे में कहा गया है, वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न करने वाले थे। इन्हें आर्यों का उन्हें शत्रु माना गया। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ। यानी आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्ति समूह से जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति भारत में लाया, है ना। कहा जाता है ऐसा कि आर्य लोग जो थे हिंदुस्तानी नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे और सबसे पहले पंजाब के एरिया में आके बसे, है ना। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मिलता है, मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए थे, ये संस्कृत भाषा लेकर आए थे ये आपको आर्य लोग। फिर देखिए आर्य आपका है, आर्य का जो बसाव है ना, रहने घर कहाँ है? वैदिक आर्य कई समूह में भारत आए, है ना। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया। फिर सप्त सैंधव सिंधु एवं उनकी 5 सहायक नदी कौन सा? सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सरस्वती, दिशजंती। गंगा, यमुना, दोआब, गंगा एवं यमुना नदी के बीच। फिर ऋग्वेद में पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वो धनी माने जाते थे और गया को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र में क्या मिलता है आपको? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। फिर देखिए सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया। पूछा जाए कि सबसे जो पवित्र नदी है ऋग्वेद में कौन सी है? सरस्वती नदी। सबसे नया वेद अब कौन है? अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बलि करते थे, है ना। पहले जमाने कर को बस बलि करते थे। और सत्य में जयते जो मिलता है मुंडो उपनिषद में लिया गया। संगीत का जनक सामवेद जानते हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोग का प्रमुख धंधा था। फिर देखिए आगे पढ़ना आपका ऋग वैदिक। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीला दूसरे कबीले पर साथ अक्सर युद्ध करता था, है ना। एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करते थे गाय को अपने कब्जा में लेने के लिए, है ना। गाय जिसके पास ज़्यादा होता था वो धनी होते थे। गौ धन की रक्षा के लिए सरदार या राजन का चुनाव किया जाता था जो बहादुर होता था, है ना। गाय क्या था? एक बहुत बड़ी संपत्ति थी उस जमाने में, वैदिक सभ्यता में। और आगे देखिए दोस्तों, ऋग वैदिक राजन को किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्थायी रूप से शासन करने वाला राजा नहीं माना जाता था, क्योंकि राजनीतिक अवधारणाओं क्षेत्रीयता को इंगित करने वाले शब्द जैसे जनपद, राष्ट्र, राज्य को लेख कम मिलता। राजन एक कबीले के मुखिया मात्र या वंश परंपरा के लोग एक साथ रहते थे। राजा मतलब कि जिस तरह से थाट वाट पूरा एकदम इसके तरह रहता है उस तरह पर राजा नहीं होता था, वो एक सिंपल आदमी होता था राजा, उसको एक हेड मानता था कबीला लोग। फिर देखिए ऋग वैदिक काल में विध का सबसे ज़्यादा महत्व बाद में घट गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में केवल प्रतिष्ठित लोग थे, समिति में क्या थे? आम लोग की संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। फिर देखिए इन संस्था की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी, है ना। फिर उत्तर वैदिक में क्या हुआ? महिला भाग नहीं लेने लगी, उनका धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं का। आगे देखिए ऋग वैदिक काल के मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन था। ऋग वैदिक में एक अनाज, है ना, यब का उल्लेख मिलता है जो जॉब बोलते हैं। खेती कबीले से करते थे, यह आमतौर से कम समय में तैयार होता था। इंद्र युद्ध का देवता, अग्नि को आग का देवता बोला गया है। और ऋग्वेद के पुरुष युक्त में ब्राह्मण, राजन, क्षत्रिय और या योद्धा, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में बांटा गया, है ना। 4 वर्णों में बांटा गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे देखिए उत्तर वैदिक काल, है ना। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, यानी कि वैदिक काल के बाद क्या हुआ? आर्य पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। आर्य क्या करने लगे? पशुपालन के साथ खेती भी करने लगे। फिर देखिए उत्तरी भारत में लौह युग का शुरुआत हो गया, है ना। उत्तर भारत मतलब क्या हो गया? लौह का पता चल गया तो लोग बहुत तेज़ी से खेती करने लगे, फसल काटने लगे, जल्दी जल्दी हल भी जोतने लगे, लोहे का हल बना के। हस्तिनापुर देखिए, आलमगीरपुर, अतिरंजी खेरा आदि स्थानों पर लोह के युद्ध के अवशेष मिले, है ना। पूछा जाएगा कहाँ कहाँ मिला? आलमगीरपुर यूपी आपको हो गया।
मिले हैं स्तर से। ऋग वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर जनपद को जन्म दे रहे थे, है ना। मतलब छोटे छोटे कबीले किससे बदल गए, जनपद में। आज जनपद से जनपद मिले क्या बन गए, महाजनपद। वो आगे चल फिर पूरे हिंदुस्तान में क्या बन गया, 16 महाजनपद में बढ़ गया। उदाहरण में देखिए, कुरु और भरत जन मिलके क्या बन गए, जनपद को जन्म दे रहे थे। दुर्वस किरवी जन मिलकर पंचाल जनपद। आगे देखिए दोस्तों, राजा की शक्ति में वृद्धि के साथ साथ ऋग वैदिक सभा एवं समिति जैसी सामुदायिक संस्थाएं कमजोर पड़ने लगी तथा राजा को परामर्श देने वाली संस्था बन गई। बलि जो स्वेच्छा से लोग देते थे, उसे अब राजा ने अनिवार्य कर्म में बदल दिया। पहले जमाने में क्या था कि लोग बलि देते थे अपने स्वेच्छा के अनुसार, दिल है तो दीजिए, नहीं दिल है तो नहीं दीजिए। लेकिन अब राजा ने क्या किया, सबको देना जरूरी कर दिया कर। लोग कर नहीं देंगे तो फिर कैसे राजा का शासन चलेगा, तो इसलिए टैक्स देना अनिवार्य हो गया था उत्तर वैदिक काल में। फिर देखिए दोस्तों, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में क्या किया, विभाजित किया, है ना। फिर देख सकते हैं, ब्राह्मण हो गया, वेद का अध्ययन करने वाला बोला गया। क्षत्रिय को बोला गया युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और वैश्य का काम था, कृषक व्यापारी वर्ग थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्र को क्या था, तीनों वर्गों को सेवा करना था। शूद्र सबसे लो कास्ट में आता था। फिर देखिए, महिलाओं और शूद्र को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, है ना। महिला और शूद्र को वेद छूने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म आधार पर होता था। क्षत्रिय का संतान। वैदिक कालीन शिक्षा क्या था, वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी, है ना। उस टाइम लिखने का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, मुंह से बोल के शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में 12 वर्ष रहना पड़ता था, गुरु के साथ 12 वर्ष रहना होता था। शिक्षार्थियों को वेदों के मूल पाठ को कंठस्थ कराया जाता था, है ना। मतलब बोल बोल के सुन के याद करना था, एक दूसरे को सुनाते थे तो वो कंठस्थ होता था। वेद के अलावा गणित और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती थी। आगे देखिए दोस्तों, अरुणी की कहानी इसमें पढ़ना है ना। अरुणी वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनाम गाँव देखिए, महाराष्ट्र में आता है। महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्र बस्ती थी। इनाम गांव के लोग मिट्टी से बनी झाड़ियों, छत्ते, फूस की बनी होती थी। यहाँ के लोग बर्तन का उपयोग करते थे जिस पर काले रंग की ज्योमेट्री आकृति बनी होती थी। फिर देखिए, इनाम गांव में ताम्र पाषाण संस्कृति के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था, है ना। इनाम गांव में क्या पाया गया, आदमी को मकान के आंगन में ही, है ना, मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। मृतकों को मिट्टी के बर्तन, खाने पीने की वस्तु, औजार, हथियार, गहने खुदाई में मिले, है ना। मृतक को मिट्टी के बर्तन, खाने पीने वस्तु के साथ दफना दिया जाता था। उन लोग सोचना था कि मरने के बाद भी क्या होता है, जीवन इंसान का रहता है, वो अपने साथ वस्तु को ले जाया करता था, उसको दफन किया जाता था। आगे देखिए दोस्तों, अध्याय 7 में है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में हमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। महाजन पद के राजा नियमित रूप से कर वसूलते थे, तो जानते हैं आप लोग, फिर जरूरी हो गया। देखिए आगे, फसलों पर लगाया जाने वाला कर जो था 16वां भाग था, है ना। 16 भाग में एक भाग आपको कर देना। मगध की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज, है ना। गिरिब्रज का नाम फिर बढ़ गया राजगीर, अभी राजगीर का नाम जानते हैं। दूसरी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा। मगध की दोनों राजधानी राजगीर पहाड़ियों से, पाटलिपुत्र नदियों से घिरी, है ना। क्वेश्चन आता है कि राजगीर कितने पहाड़ी से घिरी है, तो आपको 5 पहाड़ी से घिरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आता। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, बिम्बिसार, जो हर्यक वंश का था। इसने स्थिति को मजबूती देने के लिए कौशल एवं लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया, है ना। वो बिम्बिसार ने क्या किया, विवाह नीति चला कर सब पर, है ना, महाजनपद पर अपना शासन शुरू कर दिया था। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना गया, है ना। हर्यक वंश का जो कौन था, आपको मगध साम्राज्य जो था उसका बिम्बिसार था संस्थापक। फिर देखिए, बिम्बिसार का राज वैद्य जीवक था, है ना। उसका वैद्य जो था जीवक, जो बिम्बिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत को हराकर काशी प्राप्त किया। मगध के नंद वंश
का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, है ना। महापद्म नंद क्या था? नंद वंश का संस्थापक था। और अंतिम शासक पूछा जाए तो घनानंद। इसी घनानंद के टाइम में सिकंदर ने हमला किया था। अजातशत्रु को अपने पिता बिम्बिसार की हत्या कर राजा बना। तो बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु की हत्या किसने किया? आपको उदयन ने किया। इसलिए इसको बोलते हैं पितृहीनता वंश भी बोलते हैं। किसको? हर्यक वंश को। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन। पाटलिपुत्र को बसाया, अजातशत्रु का बेटा था। फिर देखिए प्रमुख गणतंत्र क्या था? शाक, लिच्छवी, बज्जी, विजय, तांत्रिक, मल, कोलिय, मौर्य। बज्जी संघ की राजधानी वैशाली था। 8 गणों के संग मिलकर बना था, है ना। 8 गण को मिला के एक राजधानी बनाया गया वैशाली, बज्जी संघ का। हेड स्पीच का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, है ना, जो कि सिकंदर की मृत्यु हो गई मलेरिया के कारण बेबीलोन में। और कहा जाता है ऐसा कि वो हमला करने वाला था, ब्यास नदी पार करने वाला था, लेकिन वो ब्यास पार नदी को नहीं कर पाया। उसकी सेना ने मना कर दिया, तो वो नहीं आ पाया। और नंद वंश उस टाइम बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था। आगे देखिए दोस्तों, बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था, है ना। इसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले तक फैली है। फिर आगे देखिए दोस्तों, बिम्बिसार के काल में लिच्छवी के लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। यहाँ का राजा चेटक था, है ना। राजा कौन था? चेटक नाम था। चेटक ने अपनी लड़की विवाह बिम्बिसार से कर दिया तथा मैत्री स्थापित कर दिया। अंग जनपद कहाँ? बिहार में, है ना। अंग आपको बिहार के भागलपुर जिला में आता है। फिर देखिए अंग प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक था। इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अगला पेज में, मगध के राजा अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थे? आपको राजगीर। लिच्छवी एक गणराज था। फिर देखिए 25 संघ थी, राजधानी वैशाली थी। मगध के शासन घनन के समय सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, है ना। अब आगे देखिए अध्याय 8 में पढ़ना, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व प्रचलन बढ़ गया, कृषि क्षेत्रों को विस्तार हुआ। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना, है ना। गुरु समीप बैठते हैं क्या बोलते हैं? उपनिषद। बौद्ध धर्म देखिए हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान आपको कपिलवस्ती के लुम्बिनी वन हुआ था। पिता नाम सुधोधन, माता नाम महामाया, पत्नी नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। जन्म प्रतीक क्या था? कमल और सांड। और प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। और इनका एक गिर त्याग का क्या था? प्रतीक था, घोड़ा भी था। और ज्ञान प्रतीक कहाँ हुआ? बोधगया में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? गौतम बुद्ध ने सारनाथ दिया, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और गिर त्याग जो किए थे तो क्या बोला गया था? महाभिष्कर्मण बोला गया था। बुद्ध के जन्म के समय बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह कुछ है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे जन्म का क्या है? प्रतीक कमल एवं सांड। गिर त्याग का है? घोड़ा। फिर देखिए प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। निर्वाण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप, है ना। ये सब प्रतीक है, एग्जाम में आते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना जो उपदेश दिया पहली बार कहाँ? सारनाथ में दिया था और पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म और संघ। अपने बीना के तार को इतना मत कसो कि बीना टूट जाए, न ढीला करो इतना कि संगीत ही ना निकले। मध्यम मार्ग अपनाइए, अष्टांगिक मार्ग किसने दिया? गौतम बुद्ध ने दिया था। इसी गीत को सुनकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाया, है ना। हमेशा बीच का रास्ता निकालना पड़ता, उनका कहना था। बौद्ध भिक्षु पुरुष और भिक्षुनी महिला रहने का स्थान को बिहार कहते हैं, है ना। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी संख्या में, है ना, मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग रहते थे। बहुत सारा मठ था, इसलिए बिहार को बिहार नाम दिया गया। आगे देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टेबल एग्जाम को पूछता है कि पहला बौद्ध संगति, टोटल 4 संगति हुआ था। पहला बौद्ध संगति 483 ईस्वी में हुआ था, है ना। आपको राजगीर हुआ, इसके अध्यक्ष महाकश्यप और अजातशत्रु के टाइम हुआ था। दूसरा जो हुआ 383 में हुआ था, ठीक 100 साल बाद वैशाली में हुआ। सवाकामी इसके अध्यक्ष हुए। कालाशोक इसके राजा हुए, है ना। राजा कालाशोक टाइम हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र स्थान था।
मोगलीपुत्र से अशोक के टाइम। चौथा 18वीं ईसा पूर्व कुंडलवन अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और कौन सा राजा टाइम हुआ था? कनिष्क के टाइम हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, गया के पास से बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर देखिए, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। फिर बुद्ध के मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष पर निर्मित संरचना को स्तूप बोला गया। फिर बौद्ध धर्म में गिर त्याग को महाभिष्क्रमण कहा गया। फिर देखिए, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ। गोरखपुर कहलाता है कुशीनगर। मगध के राजा बिम्बिसार इसके अनुयायी थे, है ना। बिम्बिसार गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, मतलब कि बौद्ध धर्म को मानते थे। आगे देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट धर्म आगे भी है, जैन धर्म। बिहार के जितने सारे एग्जाम हैं सब में बौद्ध धर्म और जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। जैन शब्द का किससे है? जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला यानी विजेता। जैन शब्द जिन से निकला। जैन शब्द के संस्थापक कौन थे? आपको ऋषभदेव। अब वास्तविक संस्थापक बोलेगा तो आपको महावीर स्वामी थे। 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। फिर महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए। मूल नाम वर्धमान महावीर। 540 में वैशाली इनका पैदाइश जन्म हुआ, पैदा हुआ। मृत्यु 468 पावपुरी में। पिता इनके सिद्धार्थ थे, जातक मतलब कि क्षत्रिय कुल प्रधान थे। माता त्रिशला देवी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कौन? त्रिशला देवी इनकी माँ थी महावीर की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वर्धमान महावीर का जन्म, महावीर का विवाह जो हुआ आपको यशोदा के साथ, और ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या बाद। 30 वर्ष को उन्होंने छोड़ दिए थे घर को, और 12 साल के बाद 42 साल की उम्र उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को ही मानते थे। फिर देखिए, जैन धर्म के तीर्थ में कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना। बौद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म का तीर्थरत्न है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद कौन बने? जमाली, है ना। जमाली कौन थे? उनके दामाद थे, जो प्रथम अनुयायी बने। जैन साधु मुंह और नाक कपड़ा बांध कर चलते हैं, ताकि सांस लेने पर किसी कीड़े आदि की हत्या न हो जाए। महावीर ने अपने उपदेशों में कर्म को प्रधान बताया। जैन धर्म को ऐसा मानना है कि त्रिरत्न को अपनाया जाए तो जीवन मरण के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। फिर देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु का 468 ईसा पूर्व में। नचिकेता की कहानी कंठ उपनिषद से ली गई है। उपनिषद में विचारों का संकलन होता है। महावीर ने अपनी शिक्षा आम लोगों को प्रकृति में दिया था, है ना। पूछा जाए, गौतम बुद्ध ने अपना शिक्षा, अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली में। महावीर ने दिया था प्राकृत में। जैन धर्म के तीर्थरत्न कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा वीडियो है, लेकिन ये 6 क्लास पूरा एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। जैन धर्म के अनुयायी का मानना है कि इस मार्ग से चलने पर जीवन मरण दुखों से छुटकारा हो जाता। फिर आगे देखिए दोस्तों, इधर प्रथम समाज पर अध्याय 9 में 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध समाज का राजा बना। फिर मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। फिर प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए उच्च पदाधिकारी थे, बियामात कहलाते थे। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र था। फिर देखिए, जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहा गया। उड़ीसा जानते हैं आपको कलिंग को कहते हैं। कलिंग का पुराना नाम था। बौद्ध धर्म ने अपना लिया, है ना। पहले अशोक ने ही हमला किया था, युद्ध लड़ा था कलिंग में। सुदर्शन झील गुजरात में है। निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था सुदर्शन झील का। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जन्म धर्म का अनुयायी था। गुरु इसके चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। फिर चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला प्रथम यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक लिखा था मेगास्थनीज ने। भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ के विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। धम्म संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द प्राकृतिक रूप है। धम्म वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ियों की तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण प्रस्तुत है।
1837 में 1837 में जेम्स प्रिस्म नामक अंग्रेज विद्वान ने ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा, जो कि अशोक के शिलालेख में लिखा था। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने पढ़ा अशोक के शिलालेख को? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को एक दल लेकर के एक ग्रुप बना के कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। फिर सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 चिन्ह बनाए गए हैं। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 चिन्हों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। देखते होंगे आप लोग भी। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लोरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। नंदनगढ़ का स्तंभ चित्र भी यहीं से मिला है। आगे देखिए दोस्तों, बिहार के रामपुखा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि जानते हैं हम लोग, ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं लिखते हैं, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, है ना। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे ज़्यादा लंबा। क्वेश्चन आता है सबसे लंबा शिलालेख कौन सा? 7वां अभिलेख है। अध्याय 10 में देखिए, शायरी एवं ग्राम जीवन। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम अधिकारियों एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य समाज का क्या हो गया? पतन हो गया। सुदर्शन झील का जिक्र रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, सुदर्शन झील। फिर देखिए दोस्तों, मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य को पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था। रेशम मार्ग, सिल्क रूट कहते थे। हिंद देखिए, हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के को भारत में पहली बार जारी किया। आहत सिक्के क्या थे? चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह के आहत कर बनाए जाने कारण आहत सिक्का इसे कहा जाता था, है ना। आहत सिक्का मतलब कि मोहर मार गए। कुषाण शासक के सिक्कों हमें बौद्ध धर्म के चित्र मिलते हैं। फिर पटना का भिकना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध धर्म के ठहरने का स्थान भी रहा। भिकना पहाड़ी जो आपको पटना में है। फिर गांव का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति मुखिया होता था, जो ग्राम भोजक कहलाता था। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि रहती थी उसको गृहपति कहते थे। फिर देखिए, दक्षिण भारत के बड़े किसान को बिल्लाल कहा जाता था। फिर देखिए, छोटे किसान को उनवार कहा जाता है। भूमिहीन मजदूर वर्ग और दासों का कैडेसियार और अधिमाई कहा जाता था। कश्मीर कौशल विदर्भ और कलिंग हीरा के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए दोस्तों, जातक कथाएं आम लोगों में प्रचलित था। इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। जातक कथा जो कि बौद्ध धर्म से, कैसे निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। समकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेडो समकालीन व्यापारिक नगर था। आगे देखिए दोस्तों, कुछ और 2 अध्याय है। फिर देखिए, सुदूर प्रदेशों से संपर्क क्या था? मौर्य समाज के पतन के बाद मगध क्षेत्र में शुंग वंश का स्थापना हुई, है ना। पहले मौर्य आया, फिर आया शुंग वंश आया, फिर उसके बाद आपको कन्नब वंश आया, है ना। फिर हार्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। तो यहाँ मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आता है? शुंग वंश। संस्थापक आपको पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ। सबसे प्रसिद्ध यूनानी शासक मिनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंदर के नाम से जाना जाता था। यवन शासकों के पतन के बाद शक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। फिर देखिए, कनिष्क के मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुष्पुर पेशावर में लाए थे। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम और चीन के बीच रेशम का व्यापार होता था, परंतु इस बात पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा विकास हुआ। कनिष्क के बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास करता था। गंधर्व शैली के अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित है नहीं। एक क्वेश्चन आता है, कनिष्क जो था आपको महायान शाखा को मानने वाला था बौद्ध धर्म का। गंधार शैली को इंडोग्रामिक शैली कहा जाता है। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा शैली में
स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता है। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियां मिली हैं। अमरावती शैली कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण मुक्त है। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान के बामियान पहाड़ को काटकर बनाया गया। आगे देखिए दोस्तों, नए समाज का आपका राज्य है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रभावशाली शासक था। समुद्रगुप्त के बारे में ईरान अभिलेख, मध्य प्रदेश और विभिन्न प्रकार को सिक्के आदि से जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। गुप्त वंश देख सकते हैं, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। घटोत्कच देखिए, उसका चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए रामगुप्त, कुमारगुप्त है ना, फिर स्कंदगुप्त। फिर देखिए समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त को हटाकर उसका योगपुत्र चंद्रगुप्त टू शासक बना। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ के चंद्र नाम जिस शासक को उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त टू कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के बकाटक ने रुद्रसेन सेकंड से किया। चीनी यात्री फाहियान कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था चीनी यात्री। फिर कुमारगुप्त ने शासनकाल में शिक्षा का महान केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था कुमारगुप्त के टाइम। ह्वेन-सांग चीनी यात्री इसी टाइम आया था आपको इसके टाइम, कुमारगुप्त के टाइम। ह्वेन-सांग एक मतलब हर्षवर्धन के टाइम आया था चीनी यात्री। फिर देखिए पल्लवों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महेंद्र वर्मन। फिर पल्लवों को द्रविड़ शैली के संस्थापक रूप में जाना जाता है। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ और कादरा कला कहा था। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति उल्लेख को हरिसेन ने लिखा। कामरूप देखिए, असम का पुराना नाम है कामरूप। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना जो हुनों को पराजित किया और शक्रदित की उपाधि धारण की। बरहम प्रथम हुन आक्रमणकारी तोरमन इनका पुत्र मिहिर बौद्ध धर्म के प्रति घृणा करता था। इसने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या और बौद्ध विहार को नष्ट किया। आगे देखिए दोस्तों, कुछ संस्कृति और विज्ञान अध्याय 13 में पढ़ेंगे। भारत के इतिहास में 4वीं और 7वीं सदी के बीच का समय सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कुमार संभव, कालिदास, श्री पार्वती के प्रेम का व्यापक वर्णन मिलता है। कालिदास ने बहुत सारी पुस्तक लिखा। ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, शूद्रक की रचना, मृच्छकटिकम है ना। आगे देखिए दोस्तों, लास्ट लाइन में है मुद्रा राक्षस ने क्या लिखा? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त ने लिखा। मुद्रा राक्षस में चाणक्य की योजना का वर्णन है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक अमरसेन ने अमरकोश की रचना किया। कामसूत्र के लेखक वात्स्ययन थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। और गर्भगिरी मंदिर के अंदर का भाग जो मूर्तियाँ रहती थी सारनाथ के अम्बे के स्तूप को निर्माण ईंटों से हुआ था। मूर्ति कला के क्षेत्र में 4वीं सदी के बीच मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ यूपी के दशावतार मंदिर में है। फिर देखिए चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफा महाराष्ट्र से मिला। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। तब से पहले ऋग्वेद पुस्तक रचना हुई। आयुर्वेद के विद्वान और महान चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में थे। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। शिल्पादिक्रम तमिल साहित्य है। अभिज्ञान शकुंतलम एक क्या नाटक है? कालिदास का लिखा हुआ। हर्षवर्धन रचना नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। इलंगो ने शिल्पादिक्रम की रचना की। फिर देखिए कुछ इसमें आप देख सकते हैं अध्याय 14 में आपको क्या है। डॉक्टर सदाशिव आलतेकर महान पुरातत्व इतिहासकार थे। काशी प्रसिद्ध जायसवाल मिर्जापुर इनकी पुस्तक लेखक। पटना संग्रहालय के स्थापना KP जायसवाल। इतने इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों, तो कुछ देखिए यहाँ से कुछ NCERT के 2-3 टॉपिक हैं तो वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो उसके बाद देखिए ये उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे बाद में दूसरे वीडियो में अतीत से वर्तमान कक्षा 7 का, जो कि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लंबा वीडियो बहुत हो गया, तो इसको आप थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं, है ना। 1.5 1.25 के स्पीड से देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। कक्षा 7 का हिस्ट्री लेकर आएंगे। कक्षा 6 का हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव कोशिश करूँ करवाने का आपको। कक्षा 6 कंप्लीट हो गया, लगभग 1 घंटे के टाइम में हो गया वो कंप्लीट, 50 मिनट के टाइम के अंदर हो गया।
वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो हमारे बिहार के सभी एग्जामों में काम आने वाले हैं। ये सब वीडियो को रिवीजन जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।